चलिए जी, आज हम रीडिंग सी की प्रैक्टिस करेंगे जिसके अंदर मैं उन चीज़ों को आपके सामने हाईलाइट करूंगा कि कौन सी चीज़ें हैं जिनकी वजह से आप रीडिंग सी के क्वेश्चंस को सही तरह अटेम्प्ट कर सकते हैं और विदाउट डूइंग एनी मिस्टेक्स आप शॉर्ट टाइम के अंदर अपने क्वेश्चंस को अ, सही तरह अप्रोच करके अपने नंबर्स को बढ़ा सकते हैं। जो टारगेट लोगों को यही होता है कि उनके नंबर्स बढ़े। और रीडिंग सी जो है वो रीडिंग पेपर में सबसे टफेस्ट पार्ट है जिसके अंदर नंबर इम्प्रूव करना सब स्टूडेंट्स को मुश्किल लगता है। तो मैंने कोशिश की है आप लोगों के लिए कि आज की जो प्रेजेंटेशन है हेल्पफुल हो और आपको रीडिंग सी के अंदर प्रॉब्लम कम से कम आए। सो ये एक बेसिक चीज़ है जो मैं आपको बताऊंगा। पहले भी बताया कि आपका जो कॉन्टेक्स्ट स्टेटमेंट होती है वो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आपको एग्जाम से पहले इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए कि ए बी सी डी चार ऑप्शन हैं, चारों में से जो सबसे बेस्ट हो अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट और क्वेश्चन, तो जिस क्वेश्चन में पूछी गई है उसके मुताबिक सबसे जो बेस्ट होगी वो आपने पिक करनी होती है चार ऑप्शन में से। और लास्ट ये है कि देखिए सर्कल लगाना है, सर्कल कंप्लीट सर्कल होना चाहिए ताकि आपके मार्क्स जो है वो आपको मिले जो भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। बाजू का स्टूडेंट क्वेश्चन सही अटेम्प्ट करते हैं लेकिन सर्कल अगर प्रॉपर नहीं लगाते, क्योंकि जो रीडिंग सी बी का पेपर है वो कंप्यूटर ने आपके मार्क्स जो है ना वो देने हैं। किसी टीचर ने चेक नहीं करने, उन्होंने स्कैन करना है आपका पेपर। और अगर आपने जहाँ जहाँ पे स्कैन लगाएगा जो आधा स्कैन हुआ होगा, जो आधा वर्ड सर्कल आपने किया होगा, तो वो आंसर आपका पिक नहीं होगा। तो ये वो कॉमन मिस्टेक्स है जो स्टूडेंट्स करते हैं, उनको पता नहीं होता। रियल एग्जाम में भी कराते हैं और फिर उनके नंबर्स कम आते हैं, ठीक है। थर्ड चीज थी कि ये जो टॉपिक सेंटेंस होता है जिससे ये कंजक्टिव ग्रुप थेरापी है, केस स्टडी ऑफ एन एडल्ट टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस पेशेंट। तो आप जब टॉपिक पढ़ें तो टॉपिक पढ़ते सार ही आपको पूरे पैराग्राफ का थोड़ा सा ओवरव्यू बना लेना है कि ये जो टॉपिक है इसके अंदर ग्रुप थेरापी के बारे में बात हुई होगी और अडल्ट टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस मेन एक किस्म का टॉपिक है जिसके ऊपर डिफरेंट पेशेंट्स की रिसर्चेज हो सकती हैं, डिफरेंट साइंटिस्ट की रिसर्चेज हो सकती हैं, उसके बारे में बात हुई होगी। तो टॉपिक ये पढ़ते सार ही आपके जहन में थोड़ा सा आइडिया आ जाने लगे और पूरे पैराग्राफ के अंदर पूरे जो स्ट्रक्चर है ये पैराग्राफ के अंदर कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक है। तो पैराग्राफ इस तरह के आपके होंगे जो एक दो तीन चार पाँच छः, इसके अंदर छः है। आपने मार्किंग कर लेनी एग्जाम स्टार्ट होने से पहले ही आपने इनकी मार्किंग कर लेनी ताकि क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते वक्त आपको प्रॉब्लम ना हो, आप एग्जैक्ट उसी पैराग्राफ के ऊपर जाए जो आपका रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो आज जिस टेक्निक के बारे में जो मैं एडिशन करने लगा हूँ, लास्ट टाइम मैंने जब पीपीसी के बारे में बताया था तो मैंने आपको ओवरऑल बताया था कि आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करना है। तब मैंने आपको बताया था कि आपने सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, उसके बाद आपने टेक्स्ट को पढ़ना है, ठीक है, टेक्स्ट को समझना है। टेक्स्ट को समझने का मैंने आपको बताया था कि टेक्स्ट को डिवाइड करना है आपने दो से तीन हिस्सों के अंदर, कि फर्स्ट पार्ट के अंदर टेक्स्ट के अंदर क्या चीज़ लिखी थी, सेकंड पार्ट के अंदर क्या चीज़ लिखी थी, थर्ड पार्ट के अंदर। जब आप पैराग्राफ के जो स्ट्रक्चर है उसको समझ जाएंगे, इसको स्टोरी को समझ लेंगे कि पहले पार्ट में क्या था, बाद में क्या था, लास्ट में क्या है, तो फिर बस जब आप ऑप्शंस को पढ़ेंगे तो आपको एलिमिनेट करना आसान लगेगा, आप उसको इजीली एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है। और अब जो क्वेश्चन टाइप्स होते हैं कि किस तरह की इंफॉर्मेशन आपने ढूंढी होती है इसको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस होते हैं वो जो एक्सप्लिसिट होते हैं, ठीक है। एक्सप्लिसिट से मुराद क्या होता है कि डिस्क्राइब समथिंग दैट इज वेरी क्लियर एंड विदाउट वेगनेस और एम्बिग्विटी। मतलब किसी भी हिचकिचाहट या किसी भी जो है ना शको शुबहात के बावजूद जो है ना वो चीज क्लियरली लिखी होगी, आपको किसी चीज से शक नहीं होगा कि यार ये है कि ये है। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत कम होते हैं। अगर 8 क्वेश्चन हैं आपके रीडिंग सी में तो एक्सप्लिसिट क्वेश्चन जो है वो 1 से 2 होगा, इससे ज्यादा नहीं होगी, ठीक है। उसमें होगा क्या कि इन्फॉर्मेशन क्लियरली स्टेट होगी, बच्चा अपना खुद बता रही होगी कि आपको डायरेक्टली वर्ड्स मिल रहे होंगे, आपको इसकी जो इन्फॉर्मेशन है आप उसको इजीली लोकेट कर पा रहे होंगे, इससे हम ठीक है। तो दूसरी तरफ जो आ जाता है वो आता है इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट 90% जो आपके क्वेश्चन होते हैं रीडिंग सी के अंदर स्पेशली वो इम्प्लिसिट क्वेश्चन होते हैं। इम्प्लिसिट क्वेश्चन कहते हैं उसको हम समझते हैं कि उसमें आपको इंफॉर्मेशन इनडायरेक्टली बताई होती है, ठीक है, डायरेक्टली डिस्क्राइब नहीं की होती। उसमें इनडायरेक्टली किसी चीज को उन्होंने बताया था, जैसे हम इधर देख सकते हैं कि लिखा है Danny explicitly said he likes white shirts by saying he likes all color but tan। मतलब वो कह रहा है कि एक स्टेटमेंट है जिसमें वो लिखा होगा ही लाइक्स ऑल कलर्स बट टैन। अब इस स्टेटमेंट का डायरेक्टली कहीं भी उन्होंने व्हाइट शर्ट का जिक्र नहीं किया, ठीक है। टैन जो है व्हाइट कलर के लिए यूज होता है। तो अब अगर क्वेश्चन आए लिखा होगा स्टेटमेंट ही लाइक्स ऑल कलर्स बट टैन, और क्वेश्चन में लिखा जाए कि डैनी को कौन सी शर्ट्स पसंद है, ठीक है। तो अब अगर देखें तो क्वेश्चन के अंदर तो लिखा है ही लाइक्स ऑल कलर्स,
ठीक है। बट क्या है, मॉडल वर्ब के बाद उन्होंने लिखा है टैन। इट्स मीन के जो टैन है उसको सबसे ज्यादा पसंद है। ठीक है। तो ऑप्शंस में अगर कहीं वाइट शर्ट्स का जिक्र लिखा होगा तो हम सिलेक्ट कौन सा करेंगे, वाइट शर्ट्स, क्योंकि मॉडल वर्ब के बाद टैन वर्ड यूज हुआ है, और टैन जो होता है वो वाइट कलर वाइट शर्ट्स के लिए होता है। ठीक है। तो इसे कहते हैं इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट को इधर इजीली समझने, इनडायरेक्टली जो चीज ना वो कोई जो चीज पसंद है या जो चीज वो बताना चाह रहा है उसने इनडायरेक्टली बताई, क्योंकि डायरेक्ट वर्ड्स में नहीं लिखी। डायरेक्ट वर्ड्स में क्या होता है कि जैसे वो कहता है जी कि कादर, नहीं सॉरी कादर नहीं, आज क्या ना, हाँ जैसे वो कहता है कि शी इज वेरी सैड बिकॉज हर मदर डाइड। अब देखें वो कहता है जी कि वो बहुत सैड है। सैड क्यों है, क्योंकि मदर डाइड, ये क्लियरली डिस्क्राइब कर रहा है उसके सैड होने की वजह को। ठीक है। इसे कहते हैं एक्सप्लिसिट। और जो इम्प्लिसिट है वो मैं देखा कि लिखा है ही लाइक्स ऑल कलर बट टैन, मतलब उसे सारे कलर पसंद है लेकिन टैन ज्यादा पसंद है। तो इम्प्लिसिटली वो बता रहा है कि उसको व्हाइट शर्ट कलर्स पसंद है। वो डायरेक्टली नहीं बता रहा कि आई लाइक वाइट शर्ट्स बिकॉज इट्स माई फेवरेट कलर। ठीक है। तो ये अगर इस तरह बोलता कि आई लाइक वाइट शर्ट्स बिकॉज इट्स माई फेवरेट कलर, तो ये हो जाना था एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट क्यों है, क्योंकि वो डायरेक्टली व्हाइट शर्ट्स का जिक्र नहीं कर रहा, वो और सारे कलर्स का बता के फिर कह रहा है कि मुझे टैन पसंद है। तो ये सिंपल वे से आपको मैंने इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट का बताया। मोस्टली जो क्वेश्चन होंगे रीडिंग सी के अंदर आपने इस चीज को समझना होगा कि जो इम्प्लिसिट पॉइंट ऑफ व्यू है ना, जो इनडायरेक्टली किसी चीज को बता रहा है, आपने इसको समझना है। और ये आपको प्रैक्टिस के साथ आपकी चीज डेवलप होगी कि जितने ज्यादा आप क्वेश्चंस करेंगे, शुरू में कोई एक दो गलत करेंगे, फिर उस पैराग्राफ स्ट्रक्चर को समझेंगे कि इनडायरेक्टली वो कैसे ये बता रहा था, तब आपको इजीली उस चीजों की समझ आएगी। ठीक है। सेकंड एक टेक्निक होती है, सेकंड एक क्वेश्चन टाइप्स होते हैं जिसके अंदर होता है कॉज एंड इफेक्ट। ठीक है। अब कॉज एंड इफेक्ट क्या चीज है, कॉज एंड इफेक्ट आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। कुछ क्वेश्चन में ऐसा होगा कि कुछ कॉज हुई होगी तो वजह बनी होगी, तो उसके बाद उसका जो रिजल्ट आएगा वही आंसर होगा। ठीक है। जैसे कि आप कह सकते हैं कि एग्जाम्पल्स में क्या है, कॉज एंड इफेक्ट इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू इवेंट्स, मतलब दो इवेंट्स हैं, दो सिचुएशंस हैं, और उस सिचुएशन से डायरेक्टली कोई चीज हुई है, कोई इफेक्ट निकला है, तो वो रिस्पॉन्स दो सिचुएशन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं उस इफेक्ट के, उसे हम कहते हैं कॉज एंड इफेक्ट। ठीक है। कि फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं कि इफ समवन स्पिल गैसोलीन ऑन देयर लॉन द ग्लास विल डाई। ठीक है। अब हुआ क्या है कि सम किसी ने गैसोलीन जो है वो अपने लॉन में फेंकी है, तो ये जो है ना कॉज है, गैसोलीन स्पिल होना एक कॉज है। और उसके साथ इफेक्ट क्या हुआ है, इफेक्ट क्या हुआ है कि ग्रास जो है वो डाई हो गई है। ठीक है। तो क्वेश्चन में अगर पूछा जाए तो आपको इस चीज का पता होना चाहिए कि अगर कहा जाए कि व्हाट इज द वर्स्ट इफेक्ट ऑफ गैसोलीन, तो आपको पता होना चाहिए कि उसका इफेक्ट क्या होता है, डाई होता है। ठीक है। इफेक्ट नहीं लिखा होगा, कुछ उन्होंने लिखा होगा कि व्हाट इज द मेन थिंग हाईलाइटेड अकॉर्डिंग फॉर गैसोलीन। ठीक है। गैसोलीन के साथ जो मेन चीज हाईलाइट होगी वो कौन सी है। अब देखें इधर हाईलाइट कहीं नहीं जिक्र लिखा कि ये चीज हाईलाइट है, इधर उन्होंने लिखा है काज एंड इफेक्ट गैसोलीन के साथ ग्रास डाई होती है। ठीक है। तो आपने इस चीज को बहुत गौर से समझ लेना है। एक इम्प्लिसिट मैंने आपको बताया कि इनडायरेक्टली वर्ड से वो मेंशन कर रहा होगा किसी चीज को अपने, और कॉज एंड इफेक्ट क्या होगा कि क्वेश्चन के अंदर लिखा होगा कि व्हाट थिंग इज हाईलाइटेड अबाउट गैसोलीन। ठीक है। अब उसमें हाईलाइटेड वर्ड यूज किया है, पैराग्राफ के अंदर उन्होंने सारी स्टोरी बनाई होगी और मेन दरम्यान में कहीं लिखा होगा कि गैसोलीन की वजह से ग्रास जो थी वो डाई हो जाती है। तो ऑप्शन के अंदर भी कहीं ना कहीं ग्रास डाई का जिक्र हो रहा होगा किसी सिनोनिमस लैंग्वेज के साथ। तो ये चीज आपने क्लियरली समझ लेनी कि पूरे ओईटी के अंदर आपको ऐसा नहीं है कि सेम टू सेम वर्ड जैसे पैराग्राफ के अंदर लिखे हुए हैं, सेम टू सेम वर्ड आपको ऑप्शंस में मिलेंगे। आपने सिनोनिमस लैंग्वेज की वोकैबुलरी को भी बढ़ाना है और इस चीज को अंडरस्टैंड करना है। काज एंड इफेक्ट को समझ लेना है कि क्वेश्चन क्या था, उसके साथ क्या काज और क्या इफेक्ट हुआ होगा, कौन सी चीज हाईलाइट हुई होगी, और उसको फिर कीवर्ड के साथ आपने मैच करना है। ठीक है। ये दो चीजें थी। जिस तरह काज एंड इफेक्ट की कुछ एग्जांपल्स बताता हूँ कि द लाइटनिंग स्ट्रक द ट्री, मतलब ये काज है, लाइटनिंग जो थी वो ट्री को स्ट्रक हुई, उसके साथ इफेक्ट क्या पैदा हुआ कि ट्री को फायर लगी। ठीक है। ये इफेक्ट है। अब अगर पैराग्राफ के अंदर पूरा कहीं ना कहीं ये लिखा हुआ है और लिखा होगा कि व्हाट इज द थिंग, व्हाट इज हाईलाइटेड या व्हाट इज द मेन पॉइंट अकॉर्डिंग फॉर लाइटिंग। ठीक है। स्ट्रकिंग द ट्री, तो मेन पॉइंट क्या होगा कि ट्री को फायर होगी। तो आपने इस तरह पॉइंट हाईलाइटेड वर्ड जो यूज होते हैं क्वेश्चन के अंदर उनको आइडेंटिफाई करना है, और फिर उनके इफेक्ट्स ढूंढने हैं। जो जो भी चीज के बारे में पूछ रहे हैं, जिस चीज का नाम उसने लिखा होगा काज का, उसको आपने उसके इफेक्ट्स ढूंढने हैं कि उसके साथ क्या हुआ। ठीक है। द ऑडियंस चीयर्ड लाउडली। ठीक है। अगर ऑडियंस चीयर लाउडली कर रही थी तो बैंड प्लेड वन मोर सॉन्ग।
मतलब ऑडियंस ने डायरेक्टली नहीं बोला कि गाना आप चलाओ, ऑडियंस ने चीयर किया, तो जिसकी वजह से वो जो भी ऑपरेट कर रहा था उसने इस चीज को नया गाना उसकी जगह पर प्ले कर दिया ताकि ये और एंजॉय करें, ठीक है। The cat catch the dog's nose, तो dog needed to go to the vet। अब कैट ने अगर डॉग का जो नाक है उसको स्क्रैच किया है, तो उसका रीजन, उसके साथ इफेक्ट क्या पैदा होगा कि उस डॉग को वेट के पास जाना पड़ेगा, जो वेटनरी डॉक्टर होते हैं उसके पास जाना पड़ेगा। तो ये कॉज एंड इफेक्ट को समझने के कुछ ऑप्शन आपके साथ मैंने एग्जांपल शेयर की थी। इसी तरह इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट का भी मैंने आपके साथ एग्जांपल शेयर की है। तो इन चीजों को आपने समझना है कि जो इम्प्लिसिटी अगर आप ढूंढ रहे हैं क्वेश्चन ऑप्शन के अंदर, तो वो कैसे होगी, ठीक है। इनडायरेक्ट किसी चीज को बता रहा, और मोस्टली मॉडल वर्ब के बाद में इंफॉर्मेशन होगी। मॉडल वर्ब मैंने आपको लास्ट टाइम बताए थे, उनको आप रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। मॉडल वर्ब आपको पता होने चाहिए, कंट्रास्ट वर्ड पता होना चाहिए। कंट्रास्ट वर्ड डिफरेंट चीज है, लास्ट टाइम मुझे थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, मैंने कंट्रास्ट वर्ड यूज कर दिया था मॉडल वर्ब के लिए। तो कंट्रास्ट वर्ड्स का आपको पता होना चाहिए, मॉडल वर्ब्स का आपको पता होना चाहिए, क्लियरली पता होना चाहिए। और जब वो पैराग्राफ के अंदर कहीं भी आते हैं तो उसके आगे जो इन्फॉर्मेशन है उसको आपने क्लियरली पढ़ना है, उसको मैच करने की कोशिश करनी है कि ऑप्शन के साथ कहाँ मैच हो रही है, ठीक है। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं टेक्निक के ऊपर कि क्वेश्चंस को समझना कैसे है। देखिए, क्वेश्चन को समझने के दो तरीके हैं। जो तो अच्छे रीडर्स होते हैं या जिनका इंग्लिश बहुत अच्छी है, वो तो पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, उनको समझ आ जाती है क्वेश्चन है क्या, उनको अपने लफ्जों आसान लफ्जों में जो है ना उसको तशरीह करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जो मॉडरेट रीडर हैं, जो जिनकी इतनी अच्छी स्किल नहीं है रीडिंग की, तो उन्हें क्या करना चाहिए कि जब वो प्रैक्टिस करते हैं रीडिंग सी की, बी की स्पेशली, तो जो क्वेश्चंस हैं ये बल्कि हर पार्ट के अंदर, जब क्वेश्चन आपको डायरेक्टली समझने में मुश्किल होती है तो उसको उर्दू में आसान लफ्जों में अपने लिए समझे, इंग्लिश में आसान लफ्जों में या उर्दू में उसके आसान सा मतलब ढूंढे। इस तरह आप इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है इन द फर्स्ट पैराग्राफ व्हाट एस्पेक्ट्स ऑफ डायबिटिक मेलाइटिस इज हाईलाइटेड। अब मैं पूरे सब क्वेश्चन को पढूं तो शायद मुझे इस चीज की इतनी जल्दी समझ ना आए, मैं कंफ्यूज हूँ दो तीन जगह पे पढ़ के, क्योंकि तो इसलिए मैंने क्या किया कि मैंने बट एस्पेक्ट और हाईलाइटेड को मार्क कर लिया, ठीक है, अंडरलाइन कर लिया, ताकि मुझे पता चल जाए कि मैंने डायबिटिक मेलाइटिस के जो एस्पेक्ट हाईलाइटेड हुए मैंने वो ढूंढने हैं, ठीक है। ये मैंने आसान लफ्जों में अपने लिए बता दिया, मुझे पता चल गया कि जब मैं पैराग्राफ पढ़ रहा हूँ तो मैंने कौन सी चीज ढूंढनी है। अमूमन स्टूडेंट गलती तभी करते हैं जब उनको क्वेश्चन की समझ आती नहीं सही तरह, और वो पैराग्राफ वो टाइम मैनेज करना होता है ना, तो टाइम मैनेजमेंट में चल रहा होता है कि अच्छा मैंने क्वेश्चन पढ़ लिया, अब मैंने पैराग्राफ स्ट्रक्चर समझना। क्वेश्चन समझा नहीं है लेकिन पैराग्राफ स्ट्रक्चर पे चले गए। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझना सीखें। क्वेश्चन के अंदर जो वर्ब होता है, मैंने पहले भी बताया, जो वर्ब होता है और नाउन फ्रेज होते हैं, ये डिफाइन करते हैं कि आपने कौन सी जो है ना चीज को ढूंढना है। तो इसके अंदर एस्पेक्ट्स हमने ढूंढने हैं जो हाईलाइटेड हुए हैं, ठीक है। सेम सेकंड क्वेश्चन में देखें, उसने बताया कि राइटर सीज वर्क। अब इधर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि राइटर, आपने हमेशा ये याद रखना है कि जो पूरा क्वेश्चन के अंदर मेन चीज है वो भी राइटर, राइटर ने को बेनिफिट देखा है, ठीक है। हमें जब हमने पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो हम इस चीज को देखेंगे कि हमने राइटर की पॉइंट ऑफ व्यू को देखना है कि राइटर सी वन बेनिफिट ऑफ अ बायोसाइकोसोशल अप्रोच, ठीक है। बायोसाइकोसोशल अप्रोच है, उसका कोई एक बेनिफिट है जो राइटर ने देखा है, हमने वो ढूंढना है, ठीक है। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया बता दिया कि किस तरह आपने क्वेश्चन को समझना है। जब आप क्वेश्चन को समझ लेंगे तो नेक्स्ट टारगेट हमारा क्या होता है, पैराग्राफ को समझना, ठीक है। अब ये एक क्वेश्चन है जो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं करूंगा आपके साथ, ठीक है, जो स्टूडेंट्स अवेलेबल होंगे उनमें से सेकंड क्वेश्चन जो होगा वो मैं किसी स्टूडेंट को कहूंगा, तो वो मुझे उसका आंसर बताएंगे, ठीक है। तो अब इसमें देखते हैं इसने कहा कि इन दी फर्स्ट पैराग्राफ व्हाट एस्पेक्ट ऑफ डायबिटिक मेलाइटिस हाईलाइटेड, ठीक है। अब डायबिटिक मेलाइटिस के एस्पेक्ट्स को हमने हाईलाइटेड है जो हमें पढ़ना है, तो हम पैराग्राफ पे जाते हैं। सेकंड स्टेप क्या था रीडिंग सी के अंदर, क्वेश्चन को समझने के बाद हमने पैराग्राफ के ऊपर जाना है। तो पैराग्राफ में हम जाते हैं तो लिखा है डायबिटिक मेलाइटिस इज अ क्रॉनिक कंडीशन एंड अ सिग्निफिकेंट पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम। तो टॉपिक सेंटेंस को हमने पढ़ा, टॉपिक सेंटेंस में वो पहले बता रहा है कि जो डीएम है वो एक क्रॉनिक कंडीशन है, ठीक है, और एक प्रॉब्लम है, हेल्थ प्रॉब्लम है। तो अब हमें पता चल गया कि जो कोई भी एस्पेक्ट्स हाईलाइटेड होंगे वो कोई प्रॉब्लम से रिलेटेड हो सकते हैं, कि उस चीज को जो कर रहे होंगे या उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होंगे, कुछ इस तरह की चीजें होंगी, क्योंकि पूरे पैराग्राफ में इसी चीज के बारे में बात होनी है, डायबिटिक मेलाइटिस के बारे में, और जो प्रॉब्लम होती है या प्रॉब्लम सोल्यूशन क्या होता है वो डिस्कस होने वाला है, ठीक है। तो complications are responsible for high morbidity and in many cases premature mortality। कि जो डायबिटिक मेलाइटिस से जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं बहुत सारी मौत के लिए, और वक्त से पहले जो लोग मर जाते हैं उसकी वजह डायबिटिक मेलाइटिस होता है। फिर कहता है टाइप वन। अब ये देखिए मैं पैराग्राफ के ना हिस्सों को डिवाइड कर रहा हूँ कि फर्स्ट पैराग्राफ के पहले हिस्से के अंदर मैंने क्या पढ़ा,
अब सेकंड, टाइप 1 डायबिटिक मेलाइटिस हैज एन अर्ली ऑनसेट एंड इंसुलिन इंजेक्शन इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ मेडिकल थेरेपी ऑफ दिस कंडीशन। तो मैं कह रहा था कि टाइप 1 डायबिटीज है वो अर्ली ऑनसेट है, टाइमली वो हो जाता है, बहुत जल्दी डेवलप हो जाता है, और उसकी बेस्ट ट्रीटमेंट क्या है? इंसुलिन। ठीक है, जो इंसुलिन थेरापी है वो मेडिकल पे सबसे बेस्ट थेरापी है, या हमें सेकंड चीज में ये पता चल गया। ठीक है, फिर कहता है ऑनसेट ऑफ डायबिटिक मेलाइटिस जनरेट वेरियस बायोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल चेंजेस। जो ऑनसेट होता है, इनिशियली स्टार्ट होता है, उसकी वजह से होता क्या कि बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल चेंजेस बॉडी के अंदर आती हैं, जिसकी वजह से मे फोर्स पेशेंट टू फेस कॉम्प्लिकेटेड चैलेंजेस, जिसकी वजह से पेशेंट्स को चैलेंजेस का, बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, सच एज मेंटेनिंग ऑप्टिमल फिजिकल हेल्थ, जिनमें से एक फिजिकल हेल्थ है, और मैनेजिंग देयर कंडीशन, जो फिजिकल हेल्थ से जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसके साथ अपनी कंडीशन मैनेज नहीं कर पाते, डीलिंग विद पॉसिबल कोमॉर्बिडिटीज एंड अनप्रेडिक्टेबल सिम्टम्स। उन्हीं इसी फिजिकल हेल्थ की प्रॉब्लम की वजह से उनको जो कोमॉर्बिड्स होती हैं, जो डेवलप होती हैं डायबिटीज के साथ, वो और जो ना चाहते हुए भी सिम्टम आ जाते हैं, उनको मैनेज करने में उनको प्रॉब्लम होती है। ठीक है, एज अ क्रॉनिक कंडीशन डायबिटिक मेलाइटिस डिमांड, कहता है जब क्रॉनिक कंडीशन हो जाती है, अर्ली ऑनसेट की वजह क्रॉनिक कंडीशन में ऐड हो जाता है, तो डिमांड क्या होती है कि रेडिकल चेंजेस इन लाइफस्टाइल। वो लाइफस्टाइल चेंजेस की डिमांड करता है। अगर लाइफस्टाइल चेंजेस नहीं करेगा, एक बंदा पहले शुगर के लिए डाइट कंट्रोल नहीं कर रहा है, एक्सरसाइज वगैरह नहीं कर रहा, तो उसको जो प्रॉब्लम्स आती है ना, तो लेकिन जब वो लाइफस्टाइल को चेंज करेगा, तो फिर उससे क्या होगा कि इन ऑर्डर फॉर द पेशेंट टू अचीव इफेक्टिव एडजस्टमेंट, अगर लाइफस्टाइल चेंज करेगा तो उसको अपनी डाइट जो लाइफस्टाइल है उसको एडजस्ट करने में अच्छी तरह से उसको मैनेज कर सकता है। ठीक है, अब ये हो गया पैराग्राफ स्ट्रक्चर। मैंने ओवरऑल पैराग्राफ स्ट्रक्चर को पढ़ लिया कि शुरू में उन्होंने डायबिटिक मेलाइटिस को हाईलाइट किया, फिर कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बात की, इससे होता क्या है, फिर अर्ली ऑनसेट के साथ इंसुलिन के जो मैनेज करते हैं उसके बारे में बात हुई है, फिर वेरियस चेंजेस आती हैं बायोलॉजिकल। अब मैंने क्या ढूंढना था कि एक एस्पेक्ट है जो डायबिटिक मेलाइटिस के बारे में हाईलाइट किया है। ठीक है, काज एंड इफेक्ट को हम याद करते हुए सोच दिया कि वो कोई एस्पेक्ट हाईलाइटेड हुआ है, वो हमने ढूंढना है। ऑप्शंस को हम कैसे समझते हैं? ठीक है, अगली चीज होती है कि ऑप्शंस को भी आपने आसान लफ्जों में अपने लिए समझना होता है। जैसे ये देखें कि लिखा हुआ है ऑप्शन ए में क्या लिखा है, डिमांडिंग ट्रीटमेंट रिजीम इन इंटायर। ठीक है, डिमांडिंग ट्रीटमेंट से मुराद क्या है कि डिफिकल्टी जो आती है, जो चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। ठीक है, तो पहले ऑप्शन में मुझे मिला कि जो चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, शायद ये एस्पेक्ट हाईलाइटेड है। ठीक है, सेकंड क्या एस्पेक्ट है, द एक्सटेंट ऑफ द प्रॉब्लम इट कास्ट टू सोसाइटी। तो दूसरा एस्पेक्ट क्या हो सकता है कि जो बहुत सारी प्रॉब्लम जो सोसाइटी में इसकी वजह से आती हैं, शायद वो हाईलाइट की गई है इस पैराग्राफ के अंदर। ठीक है, थर्ड ऑप्शन क्या है कि द डिग्री ऑफ डिस्ट्रप्शन इट ब्रिंग्स टू पेशेंट लाइफ, कि हाउ मच इंटरप्शन चेंजेस, चेंजेस जो पेशेंट की लाइफ के अंदर आती हैं, शायद वो एस्पेक्ट हाईलाइट किया गया है। ठीक है, थर्ड फोर्थ में क्या है कि द सिवियरिटी ऑफ मेडिकल कॉम्प्लिकेशन इट कैन लीड टू, कि बहुत सारी एक्सट्रीम लेवल पे जो कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं डायबिटीज के साथ, शायद वो हाईलाइट की हैं इस पैराग्राफ के अंदर। अब ये चार ऑप्शंस को समझते हुए जब मैं पैराग्राफ के ऊपर वापस जाता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि यार कि ट्रीटमेंट की डिमांड तो उन्होंने हाई, डिमांडिंग ट्रीटमेंट क्या होता है कि एक ट्रीटमेंट है जिसकी डिमांड बढ़ रही है हर जगह पे। ठीक है, चैलेंजिंग उसके साथ आ रहे हैं, तो वो तो जिक्र नहीं हुआ। उन्होंने सिंपल सिर्फ एक चीज का जिक्र किया कि इंसुलिन हम देते हैं और वो बेस्ट पार्ट है। इट्स मीन कि डिमांडिंग की बात नहीं हुई। ये जो डिमांडिंग वर्ड है ना, डिमांडिंग ट्रीटमेंट, ये जो एडजेक्टिव यूज हुआ है, इसी तरह की मैंने आपको बोला कि आपने इन्हीं वर्ड से आपका ऑप्शन सिलेक्ट करने का जो है ना, जो सिलेक्ट करने का पैराग्राफ के अंदर वो डिफाइन होता है कि आपने ये ढूंढना है कि इस वर्ड का सिनोनिमस लैंग्वेज कौन सी यूज हुई है। तो अगर हम देखें कि डिमांडिंग जो वर्ड है, जो चैलेंजिंग वर्ड है, जो डिफिकल्टी वाला वर्ड है, टेस्टिंग वाला वर्ड है, उससे रिलेटेड कोई बात हुई है, तो वो तो बात नहीं हुई। उन्होंने बस एक ही जगह पे बात की इंसुलिन की, और इंसुलिन का उन्होंने इजीली बताया कि जी वो इंटीग्रल पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो गया। फिर कहता है एक्सटेंड ऑफ द प्रॉब्लम इट कॉज टू सोसाइटी। तो एक्सटेंड में क्या था कि रेंज, जो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं उसके बारे में बात होगी। तो सोसाइटी के अंदर क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं डायबिटीज के साथ ना, तो उसका उन्होंने जिक्र नहीं कहीं किया कि सोसाइटी के अंदर जो है लोगों के अंदर लो सेल्फ स्टीम हो सकता है, या सोसाइटी में सुसाइड हो सकता है। ये सोसाइटी की प्रॉब्लम होती है ना कि सोसाइटी के अंदर अगर डायबिटिक मेलाइटिस हो तो लोग क्या करते हैं कि उनका, कि जो उनके अंदर डिप्रेशन आ जाता है, उनको इस तरह की चीजें हो सकती हैं। तो वो कोई जो प्रॉब्लम्स है वो इस तरह का तो प्रॉब्लम का उन्होंने जिक्र ही नहीं किया सोसाइटी के अंदर। उन्होंने अगर जिक्र किया भी है तो उन्होंने बताया कि जो बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल चेंजेस आती हैं, ठीक है, तो बायोलॉजिकल साइकोलॉजिकल चेंजेस है वो सोसाइटी के प्रॉब्लम्स नहीं है, वो तो इंडिविजुअल प्रॉब्लम है। बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल इंडिविजुअल प्रॉब्लम है, सोसाइटी के प्रॉब्लम नहीं है। तो वो वाला ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है,
तो थर्ड ऑप्शन के पास अगर हम जाते हैं तो लिखा है द डिग्री ऑफ डिस्ट्रप्शन इट ब्रिंग्स टू पेशेंट लाइफ, कि पेशेंट्स की लाइफ के अंदर जो डिस्टर्बेंस है, जो इंटरप्शन है, वो होती है। तो वो अगर हम देखते हैं तो वो जिक्र हुआ है वेरियस बायोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल चेंजेस। तो वो क्या चीजें होती हैं कि वो पेशेंट की जो लाइफ की होती है उसके अंदर साइकोलॉजिकली वो चेंजेस आती हैं, बायोलॉजिकल चेंजेस आती हैं, डिस्ट्रप्शन होती है उनकी। तो इधर हम क्वेश्चन मार्क लगा लेंगे, क्योंकि जब तक हमने फोर्थ ऑप्शन को एलिमिनेट नहीं कर लेना या उसको देख नहीं लेना कि वो गलत है या इससे बेस्ट, क्योंकि हमारा सबसे पहले हमें याद रखना है कि हमने टॉपिक में पढ़ा था कि जो सबसे बेस्ट मैच होगा, तो वो आप तब तक नहीं कर सकते जब तक आप चारों ऑप्शंस को नहीं देख लेते। अगर आप तीन ऑप्शंस को देख के उसमें से कोई एक डिसाइड कर लेंगे, हो सकता है चौथा उससे भी ज्यादा बेस्ट मैच हो रहा हो, तो इसलिए चारों ऑप्शंस को बाद ही आपने जो है ना ऑप्शन अपना सेलेक्ट करना है। तो थर्ड को हमने क्वेश्चन मार्क लगा लिया क्योंकि जिक्र जरूर हुआ है, बायोलॉजिकल फिजिकल हेल्थ चेंजेस का हुआ है, लास्ट में रेडिकल चेंजेस इन लाइफस्टाइल का भी जिक्र हुआ है। तो ये सारी चीजें उसकी तरफ जा रही हैं, लेकिन हम क्वेश्चन मार्क लगा लेते हैं इसको। लास्ट वाला जब हम पढ़ते हैं तो लिखा था द सिवियरिटी ऑफ मेडिकल कॉम्प्लिकेशन इट कैन लीड टू। अब सिवियरिटी के अंदर क्या था जी, कि सिवियरिटी के अंदर क्या था कि एक्सट्रीम लेवल की, तो एक्सट्रीम लेवल की डायबिटीज मेलाइटिस में अगर कॉम्प्लिकेशन का जिक्र हुआ भी तो कॉम्प्लिकेशन का ऐसा जिक्र नहीं हुआ, सिर्फ कॉम्प्लिकेशन का नाम लिया गया और एक जगह पे सिर्फ ये जिक्र हुआ है कि हाई मोर्बिडिटी होगी और प्रीमेच्योर मोर्टेलिटी होगी। तो ये कॉम्प्लिकेशन नहीं होती, ये तो उसका एंड पॉइंट होता है ना। तो कॉम्प्लिकेशन जो क्या आती है कि डायबिटीज हुआ तो उसके साथ पेशेंट को पेरिफेरल न्यूरोपैथी होगी, पेशेंट को डायबिटिक फुट हो गया, तो जो डायबिटीज से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन होती है वो, तो वो भी जिक्र नहीं हुआ, तो हमारा फोर्थ ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। तो लास्ट में हमारे पास कौन सा ऑप्शन बचा, सी। तो सी हमारा बेस्ट मैच हो रहा है, क्योंकि सी को अगर हम देखें तो कॉज एंड इफेक्ट से देखें कि पेशेंट की लाइफस्टाइल चेंजेस कब जरूरत पड़ती है। ठीक है, कॉज क्या है, कॉज ये होती है कि जब डिस्ट्रप्शन होती है लाइफ की, तो उसके बाद हमें लाइफस्टाइल को चेंज करने की जरूरत पड़ती है। जब भी हमारी लाइफ के अंदर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके बाद हम अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करते हैं। तो क्वेश्चन क्या था, एस्पेक्ट क्या हाईलाइट हुआ है कि डिस्ट्रप्शन ऑफ लाइफ होती है पेशेंट्स की लाइफ की, जिसकी वजह से हमें चेंजेस करनी पड़ती है लाइफस्टाइल के अंदर। तो इसमें हमारा ऑप्शन बेस्ट कौन सा था, सी। अभी तक किसी का कोई क्वेश्चन इसके बाद? नो सर, लेकिन मैं थोड़ा सा बीच में कुछ ऐड करूं। हाँ जी कारी, बिल्कुल, सॉरी। सर, इसमें ना हम और भी थोड़ा सा सिंपलीफाई करके ना तो कर हाँ जी। सकते थे, लाइक मतलब ये चार ऑप्शन है ना, हमने पहले पढ़ लिया, हाईलाइट कीवर्ड्स कर लिए कि मतलब एस्पेक्ट क्या है, मतलब क्या हाँ जी। चीज होगी कि डायबिटीज असर कर रही है। हाँ पहले जी। तो हमने एलिमिनेट कर लेना है ग्रामेटिकली, ये जो सेकंड ऑप्शन है ये तो हो ही गलत रहा है। हाँ जी। ये हाँ जी। सेकंड एक्सटेंट ऑफ प्रॉब्लम्स इट कॉजेज टू सोसाइटी होता है, ये जस्ट सोसाइटी कोई मीन नहीं बन रहा, लाइक जो बिल्कुल, आपने बताया वेरी वो गुड। भी है कि हम हाँ जी, हाँ जी, वेरी गुड, वेरी पैराग्राफ गुड, में पढ़ने के मुकाबले। वेरी और गुड, ये वेरी जो था, तो फोर्थ वन है ना, दिस वैरायटी ऑफ मेडिकल कॉम्प्लिकेशन इट कैन लीड्स टू, ये तो है ही इनकम्प्लीट, हम्म। मतलब लीड के आगे क्या है, ये दो तो हो जाते हैं एलिमिनेट। हाँ जी। तो हाँ जी। अब हमने दोनों से देखना था, दी डिमांडिंग ट्रीटमेंट रिजीम इट इंटेल्स, और दूसरा दी डिग्री ऑफ डिस्ट्रप्शन इट ब्रिंग्स टू पेशेंट लाइफ। हाँ जी। हाँ तो जी। अब हम पैराग्राफ की तरफ मूव करते हैं, तो पहले की तो जिक्र ही नहीं हुआ कहीं ऐसा सच उस तरीके से, तो हाँ जी, बचता है हमारे डिमांड पास थर्ड। सी। हाँ जी, ये देखिए वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा मुझे आपने इसको और सिंपलीफाई करके बताया। तो इसमें बताना मैं ये चाहूंगा कि देखिए जो मैंने टेक्निक बताई है ना वो है ओवरऑल स्टूडेंट्स के लिए, कि आप कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी से मुराद ये है कि जो चीज़ों को पढ़ते हैं और जल्दी से उनको क्रिटिकल थिंकिंग के साथ ही जज कर लेते हैं, जैसे आपने किया। अब इधर मैं थोड़ी सी एक मैं भी चीज़ ऐड करूंगा कि जो लास्ट है ना, द सिवियरिटी ऑफ मेडिकल कॉम्प्लिकेशन इट कैन लीड टू, ये इनकम्प्लीट तो है लेकिन माइट बी मोस्ट ऑफ द टाइम जो क्वेश्चंस होते हैं, जो अगर ऑप्शन है इनकम्प्लीट भी हैं, लेकिन वो चीज़ अगर हाईलाइट हो रही है कि मेडिकल कॉम्प्लिकेशन इट कैन लीड टू, ठीक है, डायबिटिक्स मेलाइटिस अगर किसी कॉम्प्लिकेशन को लीड कर रहा है, अगर वो जिक्र होता तो ये ऑप्शन भी सिलेक्ट हो सकता था, अगर वो डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ से ज्यादा जिक्र हुआ था। लेकिन ऑब्वियसली ज्यादा जिक्र डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ का हुआ है, तो हम उसी को सिलेक्ट करेंगे। स्टिल आपका ऑप्शन, आपका सिलेक्ट करने का तरीका बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो होते हैं ना स्टूडेंट जो स्लो लर्नर होते हैं या जो जिनकी क्रिटिकल थिंकिंग अच्छी नहीं होती, अगर वो इस तरह टाइमली कुछ सही क्वेश्चंस को भी एलिमिनेट कर देंगे अपनी जजमेंट से, तो वो फिर हो सकता है कि वो सही क्वेश्चन को उनको ऑप्शन ना मिले, वो अपना टाइम जो है ना वो और जाया करते जाए, क्योंकि उनको जो लास्ट में दो ऑप्शन बचेंगे वो भी मैच नहीं हो रहेंगे, तो उनको लगेगा शायद ये क्वेश्चन बहुत ही मुश्किल में समझ ही नहीं आ रही। ठीक है, जो मैंने तरीका बताया ना वो मैंने आपको इसलिए ये चीज करके बताई है कि आप पैराग्राफ स्ट्रक्चर को जब समझते हैं, वन बाय वन ऑप्शंस को देखते हैं, तो आप ऑप्शंस को कोरिलेट करते हैं कि ये क्वेश्चन के मुताबिक इसके साथ फिट बैठ भी रहा है नहीं बैठ रहा है। जो आपने बताया वो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी है, वो बहुत अच्छी टेक्निक है, अगर आप उसके अंदर महारत हासिल कर लेते हैं तो फिर तो आप देखें ना,
जो पेपर आपने 35 मिनट में करना है ना, 34 मिनट के अंदर, जो टेक्निक आप बता रही हैं, मेरा अपना जो रीडिंग सी का पेपर था वो मैंने 32 मिनट्स में अटेम्प्ट कर लिया था। ठीक है, क्योंकि मेरी भी बहुत ज्यादा पढ़ पढ़ के ना, जिस तरह आप एलिमिनेट कर रही थे मैं भी एलिमिनेट कर लेता हूँ। लेकिन आज जो मैंने टेक्निक बताई है वो मैंने इसलिए इस तरह बताई है ताकि आप शुरू में डेवलप कर लें अपनी स्ट्रेटेजी को कि किस तरह हमने पैराग्राफ में से जो है ना ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है, सारे ऑप्शंस को, उनके कीवर्ड्स को अंडरस्टैंड करते हैं। चलिए जी, अब आप सेकंड क्वेश्चन आप करेंगे, ठीक है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लें। पढ़ लिया? um, status is one benefit of biopsychosocial approach. जी, yes. अब आप पैराग्राफ को पढ़े। अगर आप ऑप्शन पहले पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपका मुझे लग रहा है टेक्निक थोड़ी सी वो आप कर ले, ऑप्शन भी पढ़ लें। ठीक, ये वही वाला आ गया सॉरी, दोबारा सर। चलो medical professionals conduct regular research. पैराग्राफ कर जाओ। Yes sir. याद रखना है कि हमने कोई एक बेनिफिट ढूंढना है जो बायोसाइको सोशल अप्रोच से होगा। अच्छा, पढ़ दो क्या, आप पढ़ लेंगे? जी सर आप पढ़ें। अच्छा, पैराग्राफ क्या है कि while patients individual differences play a significant role in the course of the condition, ठीक है। तो जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं वो बहुत बड़ा रोल अदा करती हैं किसी की कंडीशन के बेहतर होने में, ठीक है। दे विल आल्सो जी शेयर सेवरल कॉमन साइकोलॉजिकल रिएक्शन, उनके साथ साइकोलॉजिकल रिएक्शन डायबिटिक मेलाइटिस वो कह रहा है हम शेयर करेंगे, सच एज डिनायल एंड स्ट्रेस, ठीक है। ये वो साइकोलॉजिकल रिएक्शन है, डिनायल एंड स्ट्रेस ओवर द डायग्नोस, prognosis and treatment of the condition as well as depression. So ये इसने effects बताए हैं। Consequently, diabetic mellitus treatment requires what has been termed a biopsychosocial approach. तो हमारा जो टॉपिक था biopsychosocial approach वो आ गया है। Combining biopsychosocial approach क्या है? Combining medical monitoring and regime compliance on the one hand and psychological intervention on the other hand. दो चीजें हैं बायोसाइकोसोशियल अप्रोच के अंदर, एक मेडिकल ट्रीटमेंट एंड रजीम कंप्लायंस, और सेकंड है साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन ऑन दी अदर, ठीक है। ग्रुप थेरापी आगे कहता है, ग्रुप थेरापी फॉर पेशेंट विद फिजिकल इलनेस इज बेस्ड ऑन द मॉडल हैज बीन वाइडली यूज्ड इन अप्लाइड क्लिनिकल रिसर्च एंड प्रैक्टिस। जो ग्रुप थेरापी है जो फिजिकल इलनेस को ट्रीट करने के लिए बेस्ड किस पे करता है? मॉडल पे, जो बहुत ज्यादा क्लिनिकल रिसर्चेज में यूज किया गया है। ग्रुप थेरापी एक मॉडल है जो फिजिकल इलनेस के लिए ट्रीट करने के लिए यूज किया गया है, और ये क्लिनिकल रिसर्च और प्रैक्टिस के अंदर भी देखा गया है। इट हैज बीन यूज्ड बोथ फॉर इट्स इफेक्टिवनेस एज अ थेरेपेटिक अप्रोच, इफेक्टिवनेस और जो थेरेपेटिक अप्रोच है उसके लिए ये यूज किया जाता है, एंड आल्सो बिकॉज एज अ प्रोसेस इट अनेबल्स सिमुल्टेनियस ट्रीटमेंट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ। इसके साथ होता क्या है कि जो बहुत ही कम टाइम में जल्दी से लार्ज नंबर ऑफ पीपल के जो पेशेंट्स हैं उनको देखा जाता है। न्यूमरस स्टडीज हैव फाउंड ग्रुप थेरेपी टू बी एन इफेक्टिव ट्रीटमेंट फॉर क्रोनिक कंडीशन इन जनरल एंड मोर स्पेसिफिकली फॉर डायबिटिक मेलाइटिस। तो जो ग्रुप थेरापी है वो बहुत सारी जगहों पे इसका फायदा देखा गया है, खासकर जो डायबिटिक मेलाइटिस में, स्पेसिफिकली फॉर डायबिटिक मेलाइटिस। तो ये हो गया हमारा ओवरऑल पैराग्राफ स्ट्रक्चर। अब आप आ जाते हैं, आपके पास ये ऑप्शन है सामने। अब आपने इनको जस्टिफाई करना है कौन सा ऑप्शन ठीक है। कि कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे आप? अगर आपके पास 10 सेकेंड है, 10 सेकेंड के अंदर आपने ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ओके सर। क्योंकि रियल एग्जाम में होता क्या है कि देखिए, आप सबसे पहले जब क्वेश्चन को समझते हैं तो आपको 10 सेकेंड लग सकते हैं, 10 से 15 सेकेंड, ठीक है, ज्यादा नहीं, 10 से 15 सेकेंड ही लगाने हैं। आपने क्वेश्चन को समझ लेना है, फिर पैराग्राफ के लिए 1 मिनट रखना है हमेशा, ठीक है। पैराग्राफ के लिए 1 मिनट आपने रखना है। 15 और 1 मिनट, एक 15 हो गए। तो आगे आपने 15 से 20 आपने हर ऑप्शन जो है उसको 10-10 सेकंड भी देते हैं, तो चार ऑप्शन है 40 सेकंड, ठीक है। तो 40 नहीं, आपने 30 सेकंड के अंदर अंदर ना चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। तो इट्स मीन कि 2 मिनट के अंदर आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा। 1 मिनट में पैराग्राफ स्ट्रक्चर को समझना है,
और 15 सेकंड के अंदर क्वेश्चन को समझना है। फिर आपने जो है ना 10-10 सेकंड के साथ आपने जो है ना वो ऑप्शन सेलेक्ट करना है। देखिए इधर मैं आपकी चीजें दोबारा क्लैरिफाई कर दूं कि जब आप ऑप्शंस पहले पढ़ते हैं तो आपका टाइम तब भी जाया होता है, सही है। फिर आप पैराग्राफ पढ़ के दोबारा ऑप्शंस में से डिसाइड करते हैं तो आपका तब भी टाइम जाया होता है। लेकिन अगर आपने राइट टेक्निक के साथ क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ लिया है, पैराग्राफ स्ट्रक्चर को अच्छी तरह समझ लिया है, तो आपको एलिमिनेशन करने के अंदर 10-15 सेकंड ही लगते हैं कि आप इजीली एक एक ऑप्शन को 10 सेकंड के अंदर एलिमिनेट करते हो, फाइनल क्वेश्चन पे पहुंच जाते हैं, ऑप्शन पे पहुंच जाते हैं। चलो जब आप बताइएगा टाइम मैनेज करते हुए। सर मैं इनमें से दो में कंफ्यूज हो रही हूँ, लाइक मुझे दो ऑप्शन लग रहे हैं, एक ए लग रहा है और एक डी लग रहा है मुझे। अच्छा जी। तो आपके मुताबिक ये है कि जो बेनिफिट नजर आया है वो फोकस ऑन द पर्सन एज ये नहीं हो सकता, ठीक है, ये आपने कह दिया। सेकंड आप कह रहे हैं एड्रेसिंग इशू शेयर्ड बाय मैनी पेशेंट विद परसिस्टेंट कंडीशन, ये भी आप कहते नहीं होता। आप जो ऑप्शन सोच रही हैं वो है अलाउइंग मेडिकल प्रोफेशनल टू कंडक्ट वैल्यूएबल रिसर्च, ठीक है। तो इसको अगर हम पैराग्राफ के अंदर देखें कहाँ पे जिक्र हुआ है कि इस डायबिटिक मेलाइटस के जो है बायोसाइकोसोशल अप्रोच के जहां से शुरू है ना, बायोसाइकोसोशल अप्रोच, जी बायोसाइकोसोशल अप्रोच, इसके बाद कहाँ पे जिक्र हुआ है कि हम इसकी वजह से और रिसर्च कर सकते हैं। इधर तो जिक्र हुआ है कि ग्रुप थेरापी फॉर पेशेंट विद फिजिकल इलनेस, ये जो ग्रुप थेरापी है वो कह रहे हैं ग्रुप जी। थेरापी जो है ना वो क्लिनिकल रिसर्च पे अप्लाइड हुई है, ठीक अच्छा। है। ग्रुप थेरापी क्लिनिकल रिसर्च पे अप्लाइड हुई, ये नहीं कहा गया कि ग्रुप थेरापी की वजह से अब और क्लिनिकल रिसर्चेज होनी चाहिए। यहाँ पे कह रहा है अच्छा कि अलाउइंग मेडिकल प्रोफेशनल टू कंडक्ट वैल्यूएबल रिसर्च, तो इसका मतलब आपका ए भी गलत हो गया, ठीक है, ठीक है। मैं इसी को लेके कर रही थी, लाइक ये रिसर्च चलो जी और ए भी गलत हो गया, अब आप कौन सा ऑप्शन देंगे। डी, मुझे दो लग रहे थे डी। चलो जी डी को हम देखते हैं। अब डी में क्या लिखा हुआ है कि प्रोड्यूसिंग द मोस्ट रैपिड इंप्रूवमेंट इन पेशेंट विद मेंटल हेल्थ इशू। मुझे अब आप बताइएगा कहाँ पे मेंटल हेल्थ का जिक्र आया। कीवर्ड्स मैच करने हैं ना हमने, तो मेंटल हेल्थ का जिक्र कहाँ पे आया पूरे पैराग्राफ के अंदर, आपने बताना है मुझे, आपके पास पूरा ऑप्शन। मेंटल हेल्थ का वर्ड मुझे आपने ढूंढ के दिखाना। मेंटल हेल्थ का तो सच नहीं हुआ। तो फिर डी कैसे हो सकता है, मेन कीवर्ड ही डी ऑप्शन के अंदर मेंटल हेल्थ है। तो जब मेंटल हेल्थ का जिक्र ही नहीं हुआ तो फिर मेंटल हेल्थ कैसे आपने सिलेक्ट कर सकते हैं, मतलब आपको मैं कह रहा हूँ अगर नहीं जिक्र हुआ तो फिर आप डी भी एलिमिनेट हो गया आपका, ए भी एलिमिनेट हो गया, मैंने करके दिखा दिया, डी भी एलिमिनेटेड है, ठीक है। अब आपके पास ऑप्शन कौन से बच गए, बी और सी। तो बी और जी। सी में से अगर आपने को सिलेक्ट करना तो आप कौन सा करेंगे, सी। सी। तो बी क्यों नहीं क्योंकि करेंगे। लाइक, हाँ जी हाँ जी बताएं। क्योंकि मतलब हम लोग ये एज अ स्पेसिफिक किसी पर्सन के लिए तो बात नहीं कर रहे ना, मतलब लाइक वेरी गुड। ये तो तो बात हो रही लास्ट में हमारे पास कौन सा ऑप्शन बचता है, सी। अब सी को है। जस्टिफाई करना हो तो हम कैसे करेंगे, सी की जस्टिफिकेशन कैसे होती है, एड्रेसिंग इशू शेयर्ड बाय मैनी पेशेंट विद परसिस्टेंट कंडीशन, ठीक है। तो ग्रुप थेरापी में क्या होता है, उसने साइको बायोसाइको सोशल अप्रोच, सबसे पहले हमने क्वेश्चन के साथ स्टिक कराना था। क्वेश्चन क्या था, बायोसाइको सोशल अप्रोच। बायोसाइको सोशल अप्रोच के अंदर उसने बताया हमें कि दो तरीके होते हैं, एक वो मेडिसिन होती है और मॉनिटरिंग होती है, ठीक है। दूसरा कहता है कि ग्रुप थेरापी होती है, ठीक है। साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन क्या होती है, ग्रुप थेरापी। तो जो ग्रुप थेरापी होती है उसके अंदर क्या होता है, उसका बेनिफिट बताना था हमने, बायोसाइको सोशल अप्रोच का बेनिफिट बताना था। तो ग्रुप थेरापी का जी। बेनिफिट क्या है कि बहुत सारे लोग इकट्ठे बैठे होते हैं ग्रुप थेरापी के अंदर। और फॉर एग्जाम्पल अगर डायबिटिक मेलाइटिस की ग्रुप थेरापी हो रही है तो सारे कौन से पेशेंट होंगे, डायबिटीज मेलाइटिस डायबिटिक होगी। मेलाइटिस। तो इधर क्या लिखा हुआ है कि पेशेंट विद परसिस्टेंट कंडीशन के, जो एक ही कंडीशन है, एक ही चीज से गुजर रहे हैं, परसिस्टेंट जी। कंडीशन से गुजर रहे हैं, एक ही चीज। एड्रेसिंग इशू शेयर बाय मैनी पीपल विद इन परसिस्टेंट, मैनी पेशेंट विद इन परसिस्टेंट कंडीशन, मैनी बहुत सारे पेशेंट और एक ही कंडीशन के बारे में बात करें, तो वो ग्रुप थेरापी के अंदर होती है। तो ठीक है, सी ऑप्शन हमारा राइट था। अब आपने देखा हमने कैसे इसको सिलेक्ट किया, इस तरह आपने यस सर, अपनी, ये थोड़ा सा difficult हाँ जी वेरी गुड, इस तरह आपने अपनी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करनी है। आगे ये चार और क्वेश्चन है जो मैंने आपको सेंड कर देने हैं, एक मैं पीपीटी शेयर कर दूंगा ग्रुप के अंदर, ठीक है। तो ये चार था। ओके क्वेश्चंस सर। है, आपकी ये असाइनमेंट है कि कल तक आपने ये कंप्लीट करनी है, ठीक है। कुछ चीजों को ओके समझ लें। व्हाट आर सम ऑफ चैलेंजेस फॉर रीडिंग सी। तो एक तो ये कि अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट एंड पैराग्राफ एज अ होल। आपने जब भी क्वेश्चन को पढ़ना है तो पैराग्राफ के अंदर जो टेक्स्ट है आपने उसको पढ़ना है बस, किसी भी पिछले पैराग्राफ को उसके साथ कोरिलेट नहीं करना, ठीक है। फिर है इन्फरिंग फ्रॉम द टेक्स्ट। आपने देखना है कि टेक्स्ट से ओवरऑल मतलब क्या निकल रहा है, फायदा क्या निकल रहा है। जैसे ये सेकंड को देख ले तो इसके अंदर हमें क्या फायदा मिल रहा था कि बहुत सारे पेशेंट्स को एक ही जो जगह पे इलाज मिलता है उसका बहुत फायदा था, ग्रुप थेरापी। फायदा किस चीज का था, ग्रुप थेरापी।
तो देखना हमने ये कि इन्फरिंग फ्रॉम द टेक्स्ट, टेक्स्ट के साथ फायदा क्या हो रहा है, रिजल्ट क्या मेन निकल रहा है। मोस्टली क्वेश्चन के आंसर उसी के अंदर होते हैं। और बहुत सारे लोगों को एटीट्यूड और ओपिनियन का नहीं पता चलता। तो एटीट्यूड और ओपिनियन का मैंने आपको बताया था कल। ओपिनियन वो होता है जो आप कोई चीज जस्टिफाई आप कर रहे हो कि ये ठीक है, या जो आप कह रहे थे कि मुझे इस चीज पे यकीन है, आपका ओपिनियन होता है। जो चीज आप एक्सेप्ट कर चुके हो अपने माइंड में, सही है। ओपिनियन क्या होता है कि आप अपने माइंड में किसी चीज को एक्सेप्ट कर चुके हो कि जैसे रात के टाइम चांद रोशनी देता है, ये आपका ओपिनियन है, ठीक है। जी। एटीट्यूड क्या है, मुझे लगता है तारे भी रोशनी देते हैं, ये आपका ख्याल है। ओपिनियन क्या है कि मुझे लगता है चांद रोशनी देता है, और ये आपका आपको यकीन है इस चीज पे। मेरा ख्याल है तारे भी रोशनी देते हैं, ये क्या एटीट्यूड है। आपने वर्ड्स देखा कैसे। तो ये एटीट्यूड और ओपिनियन में फर्क है, ये आपको क्लियरली पता नहीं जब आप टेक्स्ट स्टेटमेंट को पढ़ रहे हो। डिस्ट्रैक्टर्स क्या होते हैं कि क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन के अंदर भी चीज वो लिखी हुई है, और पैराग्राफ के अंदर भी वो चीज लिखी हुई है, लेकिन क्वेश्चन के मुताबिक वो चीज नहीं है, वो है डिस्ट्रैक्टर्स, ठीक है। या कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो पैराग्राफ के अंदर मैच नहीं होते, तो आपने उन चीजों से बचना है, ठीक है। कीवर्ड्स मैंने आपको पहले बताया, कीवर्ड मेन है। जैसे अब आप देखें इस ऑप्शन को मैंने कैसे गलत किया, आपने तो डी सिलेक्ट कर लिया था, अगर पेपर में आप बैठी होती, बीसी को आप पहले गलत कर चुकी थी, ए को भी आप मैंने गलत कर लिया किसी तरीके से, आपने कर दिया, ए भी गलत हो गया। तो आपने मेंटल हेल्थ को देखा नहीं, और आप पहुंच गए भाई डी से, ठीक है, ठीक है। तो सारे कीवर्ड जो है वो आपने हाईलाइट करने हैं, उनको मार्क हाईलाइट करना है पेंसिल के साथ, और फिर उसको मैच करना है कि वो पैराग्राफ के अंदर मैच हो रहे कि नहीं हो रहे, ठीक है। और लास्ट में आपकी कुछ गोल्डन टिप्स हैं, वो यही है कि आपने कीवर्ड्स को हाईलाइट करना है, ठीक है। वो मैंने आपको भी बता दिया है कि आप हाईलाइट करेंगे ना इस तरह, फिर आपको जब आप एलिमिनेशन कर रहे होते हैं ना, तो आपको 10 सेकंड के अंदर आप इजीली कीवर्ड पढ़ते हो और उस कीवर्ड का मैच ढूंढते हो, ठीक है। कि इस कीवर्ड का मैच कोई है पैराग्राफ के अंदर नहीं है, तो उसको एलिमिनेट कर दो साथ ही, सही है। वर्क ऑन जो पैराफ्रेजिंग, पैराफ्रेजिंग पे काम करें, जिस तरह हमने उसको समझा है कि ग्रुप थेरापी से फायदा क्या होता है, ठीक है, बहुत सारे लोगों को। तो वो हमने कैसे उसको पैराफ्रेज करके देखा है ना, उधर उन्होंने कुछ और लिखा है, ठीक है, सेम शेयर सेम पीपल, और उधर कुछ और लिखा है। तो ये पैराफ्रेसिंग स्किल है, इसको जितने जल्दी आप हर क्वेश्चन करेंगे, हर क्वेश्चन के अंदर से आपको कोई ना कुछ पैराफ्रेसिंग टेक्निक नजर आएगी, उसको आपने अडॉप्ट करना है और अपने माइंड को शार्प करना है, ताकि जब अनफेमिलियर क्वेश्चन आप कर रहे हो जिसको आपने पहले अटेम्प्ट नहीं किया, तो आप फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर उसकी पैराफ्रेसिंग ढूंढो। जब आप ये डेवलप हो जाएगी तब आप सीख के लिए तैयार हो जाओगे, कोई भी पेपर आपके सामने आ जाए आप इजीली कर लोगे। बी केयरफुल डिस्ट्रैक्टर्स, डिस्ट्रैक्टर्स का अभी मैंने आपको बता दिया कि ऑप्शन के अंदर भी चीज लिखी होगी, पैराग्राफ के अंदर भी चीज लिखी होगी, लेकिन क्वेश्चन उसके मुताबिक नहीं होगा, क्वेश्चन कुछ और होगा। तो अपने क्वेश्चन के मुताबिक कोई चीज मैच करनी है। और हमेशा जो आपको फर्स्ट ऑप्शन ठीक लगे ना, आपने उसको फाइनल नहीं करना, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया चारों ऑप्शन में आपने पढ़ना है, और जो आपको बेस्ट मैच लगेगा आपने उसको सिलेक्ट करना है, ठीक है। और कोशिश करें सिंप्लीफाई करके क्वेश्चन को समझे। जैसे आप देख सकते हैं कि मैंने इधर आपको दिखाया था कि ये ऑप्शन के ऊपर सिंप्लीफाई करके लिखा हुआ है, इनका मतलब क्या सकता है, ऐसे आपने सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। और स्कीमिंग टेक्निक वही है कि जहां आपकी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन आ जाती है वहां स्लो पढ़े, अदरवाइज फास्ट पढ़े। स्कीम क्या होता है, फास्ट पढ़ना, किसी को जल्दी से करना, ठीक है। ज्यादा टाइम ना स्पेंड करें और कोई भी खाली छोड़ के ना आए, ठीक है। चलिए अपना ख्याल रखिएगा, मैं ना ये शेयर कर देता हूँ पीपीटी, अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझे पूछ ले। नो सर, थैंक यू। ठीक है, इसको रिवाइज कर, इसको मैं वीडियो भी शेयर कर दूंगा ग्रुप के अंदर, दोबारा सुन लीजिएगा, और कोई क्वेश्चन होगा तो जरूर मेरे साथ ना शेयर कर लीजिएगा वॉइस मैसेज के साथ। ओके ओके सर, ओके, टेक केयर। थैंक यू सर।